हेलो मेरे प्यारे बच्चों, केम छो, कसाकाय, वणकम और नमस्ते, गुड इवनिंग, जो भी आप चाहें, जितनी भी सारी ग्रीटिंग्स आप लेना चाहें ले सकते हैं मुझसे। लेकिन कितनी भी ग्रीटिंग्स ले, मैं आज पढ़ा के जाऊंगी, ये मत सोचना मैम क्लास बंद, ठीक है। चलो, तो क्या है, आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 6, जो कि हमारा टॉपिक चल रहा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, यानी कि मानव स्वास्थ्य एवं बीमारियां या रोग, ठीक है। और इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसपे कई बार बोर्ड में क्वेश्चन आता है, मतलब 12th बोर्ड के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर फ्लो आपको पता ही है कि हमें पढ़नी है रोग, दुनिया के सारे रोग जो है हमें वो पढ़ने हैं। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं मलेरिया। मलेरिया के बाद हम मलेरिया, क्योंकि प्लाज्मोडियम से फैलता है, तो प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसका वही उद्भवन काल क्या होता है, लक्षण क्या होते हैं वो पढ़ेंगे, और फिर बीजाणु जन्म क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब बहुत सारे टॉपिक्स हैं इन्हीं के अंदर, और वो सारी चीजें जो है हमें पढ़नी है, ठीक है। शुरू करते हैं कहानी मलेरिया की। और सभी को है पता है कि मलेरिया क्या होता है, क्योंकि हमें वही घूट के पिलाया हुआ है बचपन में कि मलेरिया जो है वो मादा एनाफिलीज मच्छर से फैलता है, ठीक है। और क्या कि ये जो है प्लाज्मोडियम से होता है, ये काफी देर बाद आपको पता चला होगा कि ये प्लाज्मोडियम से होता है, मच्छर तो सिर्फ इसको फैलाता है। और शायद मैंने बीच में एक बार आपको कभी स्टोरी भी सुनाई थी कि मेरे साथ एक बार ये चोट हो चुकी है कि क्वेश्चन पूछा गया था मलेरिया जो है किससे होता है, और मैं वहां आंसर लिख कर आई थी मादा एनाफिलीज, तो मेरा पचका हो गया था, बेइज्जती हो गई थी। वही केस हो गया था मेरे साथ कि भाई मैंने सोचा अरे बम फोड़ दिया, लेकिन बाद में पता चला कि बम तो फुस था, ठीक है। आपके साथ ऐसा नहीं हो, इसलिए इसको बात को ध्यान रखिए। शायद बीच में मैंने आपको कभी ये स्टोरी बताई थी। चलो आ जाओ, कहानी शुरू करते हैं मलेरिया की। 4 जातियां मनुष्य में मलेरिया रोग फैलाती है। बेचारे मादा एनाफिलीज को हम कहते हैं कि वो प्लाज्मोडियम लेकर जाता है और फैलाता है, लेकिन प्लाज्मोडियम एक नहीं है, प्लाज्मोडियम की 4 ऐसी स्पीशीज है जो मलेरिया फैलाती है, ठीक है। कौन कौन सी है वो देखते हैं। पहली है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, उसके बाद प्लाज्मोडियम ओवेल, उसके बाद प्लाज्मोडियम मलेरी, और 4th है प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम। और सबसे डेंजरस जो है वो मैडम फेल्सीफेरम है, ठीक है। ये बहुत ही घातक है, अगर ये हो गई और सही टाइम पे आपको इलाज नहीं मिला तो आपकी फाइल सलटने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। ये फेल्सीफेरम फाइल सल्टा के ही जाती है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। फेल्सी मतलब फाइल, जो मैम बोलती है कि फाइल सलटना मतलब ऊपर पहुंच जाना। बाकी भी है तो डेंजरस ही, लेकिन ये सबसे घातक है। घातक का मतलब समझते हैं, वो सनी देओल वाले पिक्चर की बात नहीं कर रही मैम। घातक का मतलब लीथल, मतलब मौत के घाट उतारने वाली, ठीक है। चलिए, वाहक कौन है इसका, यानी कि कैरियर कौन है, ये हम पहले बात कर चुके हैं कि जो मादा एनाफिलीज होती है वो सिर्फ क्या होती है, कैरियर होती है, सिर्फ फैलाती है वो, ठीक है, दुनिया में। और प्रभावित अंग कौन से रहेंगे ये भी आपको याद रखना है कि एक तो हमारा लिवर, बेचारा बहुत सारी बीमारियों का शिकार लिवर ही होता है, और बेचारी आरबीसी, दोनों बैड लक के देवता हैं हमारे शरीर में। कुछ भी हो, आरबीसी तो कभी नहीं बचती, और साथ साथ लिवर को भी ले डूबती है, और एक इंटेस्टाइन। ये 3 चीजें तो हमारी शरीर में बहुत बैड लक लेकर आई हुई है, बहुत कुछ हमारे उनमें वहीं से शुरू होता है। लक्षण क्या क्या है इनके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि 48 से 72 घंटे में कपकपी युक्त ठंड के साथ तेज बुखार का चढ़ना। अगर किसी को मलेरिया हुआ हो तो पता होगा उसे, और मेरे ख्याल से सब कहते हैं कि जीवन में एक बार सभी को मलेरिया होता है। मुझे कब हुआ था, जब मैं 9th क्लास में थी, ठीक है, मुझे हुआ था मलेरिया, और उसके बाद तो मुझे कभी फीवर भी पता नहीं कब आया था, याद भी नहीं है, ठीक है, आता नहीं है मुझे। सर्दी बताई थी आपको कि साल में एक बार होती है। चलो
बात करते हैं सिर में तेज दर्द, और मुझे होश भी नहीं था, मुझे पता ही नहीं था ना कि बुखार कैसे आता है। मैं तो आराम से घूम मजे कर रही थी, ट्यूशन भी चली गई है ना, और स्कूल भी बैठी थी आराम से। मेरे को ठंड लग रही, मैं सोच रही हूँ बारिश का मौसम हो रहा है इसीलिए ठंड लग रही है। पहली बार फीवर आया था, किसको पता क्या होता है। और मैं पूरा स्कूल में 12 साढ़े 12 गवर्नमेंट स्कूल में थे, गवर्नमेंट स्कूल में ज़्यादा कोई ऐसे टेंशन लेता नहीं है कि बच्चे को क्या हो रहा है। भाई ऐसे बैठी थी मैं आराम से और ऐसे ऐसे कर रही थी। घर पे पूरा स्कूल टाइम मैंने ले लिया, आराम से पढ़ाई भी कर ली, सब कर ली। घर जाके फिर मेरे को लगा कि अब सो जाना चाहिए, सो गई। फिर मेरे दादू से आए, उन्होंने चेक किया, पता चला इसको तो बहुत तेज बुखार है। फिर टेस्ट करवाया तो मलेरिया निकला। बताओ, ले लेके घूम रही थी मैं। सिर में तेज दर्द होना, ठीक है, अब मुझे याद नहीं है दर्द हुआ था या नहीं, ठंड तो मुझे पता है। सबसे घातक एवं गंभीर मलेरिया प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम द्वारा होता है, ये बात मैं आपको बता चुकी हूं और आप भी इसे नोट कर लेंगे, ठीक है। प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र, 2-3 ही लक्षण है, किसी को वॉमिट वगैरह भी हो जाती है, लेकिन एक्सेप्शन है। जनरली यही, ठंड लगती है हर थोड़ी देर में, कपकपी छूटती है और बुखार आता रहता है, चढ़ता है फिर उतरता है, चढ़ता है फिर उतरता है, ठीक है, और सर दर्द होता है। प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र हमें पढ़ना है हमारे सिलेबस में, मैं आपको बता देती हूँ। हमारे सिलेबस में जो है वो सिर्फ इतनी ही बात है, आपको मलेरिया में प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र पढ़ना है। उसकी संरचना वरचना नहीं पढ़नी है कि प्लाज्मोडियम कैसा दिखता है ना, उसके स्पोरोजोइड कैसे दिखते हैं, साइजोजोइड कैसे दिखते हैं। उनमें सिर्फ 1-2 लाइन आपको ऐड कर देनी है, जो मैं यहाँ पे करवा रही हूँ। इससे ज़्यादा आप एक भी लाइन उसमें ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि मैं जो कर रही हूँ वो भी थोड़ी एक्स्ट्रा ही है, ठीक है। आपको सिर्फ जीवन चक्र बोला है, संरचना तो आपको बोला ही नहीं है, ये बात आप ध्यान रखें। तो दूसरी किताबों के बहकावे में न जाए, एनसीईआरटी को फॉलो करें। अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो इस पेज पे सिर्फ आपको इतना सा एक पैराग्राफ मिलेगा, उसमें प्लाज्मोडियम खत्म, और एक फोटोग्राफ है मस्त वाला जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी एनसीईआरटी का। चलिए शुरू करते हैं, समझने की कोशिश करेंगे इसको। प्लाज्मोडियम द्विपोषिदीय होता है, ये बात आपको याद रखनी है कि प्लाज्मोडियम अपनी लाइफ में है वो द्विपोषिदीय होता है, मतलब डाइजेनेटिक होता है। इसका क्या मतलब है कि ये 2 परपोषियों में रहता है तो ये क्या पैरासाइट है ना, दूसरों की बॉडी में रहता है, तो इसको 2 होस्ट लगते हैं। होस्ट का मतलब जिसके अंदर ये रहता है, 2 जनों में रहता है ये। 2 जने इन मतलब ये नहीं एक आप और एक दूसरा, 2 होस्ट मतलब 2 अलग अलग टाइप के एनिमल, जैसे मच्छर और इंसान 2 में रहता है ये। परजीवी है जिसका जीवन चक्र 2 परपोषियों में पूरा होता है। पहला जैसा मैंने कहा मनुष्य और फिर मच्छर। मनुष्य इसका प्राथमिक परपोषी है। ये भी सवाल बनता है कि जो प्लाज्मोडियम है उसका प्राइमरी होस्ट कौन है। देखो परपोषी को होस्ट कहते हैं, ये बात मैं अभी बता चुकी हूँ। प्राइमरी परपोषी या प्राइमरी होस्ट या प्राथमिक परपोषी कौन है, मनुष्य है, जिसमें इसका अलैंगिक चक्र चलता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो मैं यहाँ पे हमेशा से मेरी आदत है, जो इंपॉर्टेंट होता है मैं उसको सर्कल कर देती हूँ और इसी बात को आप आगे फॉलो करते रहेंगे, ठीक है। जबकि मादा एनाफिलीज में यानी कि मच्छर में द्वितीयक, मध्यवर्ती या वाहक, जो भी इसको के, कैरियर तो है ही क्योंकि फैला तो यही रहा है, ये द्वितीयक परपोषी है और इसमें इसका लैंगिक चक्र पूरा होता है, मतलब सेक्सुअल साइकिल पूरा करता है। यहाँ पे तो अलैंगिक जनन करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। अभी जो बच्चे नए होंगे या पहले वाले चैप्टर नहीं पढ़ के आए, डायरेक्ट खुद के हैं इधर, तो उनको सेक्सुअल और रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शायद ना पता हो। मेरी कहानी को थोड़ा सुन ले। क्या कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन क्या होता है, जिसमें 2 प्रकार के जनक, एक नर और एक मादा, मिलकर जनन या फर्टिलाइजेशन या निषेचन करते हैं और जाइगोट बनाते हैं। 2 भिन्न प्रकार के जनक मिलकर निषेचन करके जनन करते हैं और भ्रूण उत्पन्न करते हैं या बच्चा पैदा करते हैं या अंडे देते हैं, तो उन्हें हम लैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन में सिर्फ एक जनक होता है, चाहे तो वो मादा हो चाहे वो नर हो, और जनरली ऐसे केस में नर और मादा होते ही नहीं है, सिर्फ जनक होता है।
ठीक है, एक जनक होता है, उसी से दूसरा पैदा हो जाता है, किसी दूसरे की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आपने प्लांट में देखा है, आलू को वो बड्स काट के अगर आप जमीन पे बो दोगे तो नया आलू उग जाएगा, गुलाब को काट के जमीन में बो दोगे तो गुलाब उग जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कुछ अमीबा है, पैरामीशियम है, इनमें लैंगिक जनन नहीं होता, ये सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ऐसे ही मच्छर जो है वो दोनों टाइप का, ये जो मच्छर प्लाज्मोडियम जो है वो दोनों टाइप का जनन करता है। लैंगिक जनन भी कर रहा है, कहाँ पे, मच्छर के अंदर, और अलैंगिक जनन भी कर रहा है ह्यूमंस के अंदर। ये बात आप ध्यान रखेंगे। सामान्यतः जिस परपोषी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि इसको पढ़ के आपका शायद सटक गई होगी थोड़ी सी, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से सुन ले कि सामान्यतः जिस परपोषी में लैंगिक चक्र होता है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसे प्राथमिक परपोषी कहते हैं। अभी तक हमने यही पढ़ा होगा, अगर आपको ध्यान है, कि जिस भी कैरियर में या जिस भी होस्ट में सेक्सुअल साइकिल चलता है उसको हम प्राइमरी बोलते हैं। लेकिन जो प्लाज्मोडियम है वो एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि प्लाज्मोडियम इसका अपवाद है, यहाँ पे उल्टा केस है। प्राथमिक हम मनुष्य को कह रहे हैं, लेकिन उसमें चल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहा है। ठीक है, मादा एनाफिलीज में लैंगिक चल रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा है, इसके मुताबिक हमें मादा एनाफिलीज को प्राथमिक बोलना चाहिए, लेकिन मादा एनाफिलीज को हम द्वितीयक बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, इसको अपवाद है क्योंकि ये, इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया, क्योंकि आगे फिर आप कभी पढ़ेंगे, फिर आप बोलेंगे मैम ने तो प्लाज्मोडियम में मानव को प्राथमिक बताया था, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो एनाफिलीज में होता है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा एक्सेप्शन है। अब बात करते हैं संक्रमण की, कि ये इन्फेक्शन होता कैसे है। स्पोरोजाइट मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था होती है। स्पोरोजाइट अभी पढ़ेंगे क्या होते हैं, और मैं फिर से बोल रही हूँ, हमें इसकी संरचना नहीं पढ़नी है। ठीक है, सिर्फ नाम याद रखेंगे आप। स्पोरोजोइट क्या होते हैं? वही प्लाज्मोडियम की बहुत सारी स्टेजेस हैं जीवन की। ठीक है, जैसे हम में होती है भाई, हमारा बचपन, पहले तो हम भ्रूण होते हैं, फिर हमारा बचपन आता है, फिर हम यंग हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, फिर हम बुढ़े हो जाते हैं। तो भाई प्लाज्मोडियम की भी कोई स्टेजेस है, तो इसकी एक स्टेज है स्पोरोजोइट। ठीक है, ये स्पोरोजोइट जो है ये मनुष्य में संक्रमण लेकर आते हैं, इन्फेक्शन लेकर आते हैं। जब कोई संक्रमित मादा एनाफिलीज, मतलब ऐसी मादा एनाफिलीज जिसमें प्लाज्मोडियम का स्पोरोजोइड स्टेज चल रही है, किसी स्वस्थ मनुष्य को, हेल्दी, हंसते गाते मुस्कुराते मनुष्य को, है ना, ऐसे स्माइल कर रहा है, मजे कर रहा है, उस मनुष्य को या मनुष्य का रक्त चूसती है, मतलब उसको किस करती है, तो इसके लार में उपस्थित, कहां से भाई, ये भी याद रखना है आपको, लार में उपस्थित स्पोरोजोइड मनुष्य के रक्त में चले जाते हैं। ठीक है, जैसे ही कोई मच्छर मादा एनाफिलीज आपको काटी, उसकी लार में ये अगर है स्पोरोजोइड, और ये स्पोरोजोइड क्या है, प्लाज्मोडियम की एक स्टेज है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ये भी बात ध्यान रखना, सेक्सुअल लैंगिक जनन की एक स्टेज है ये, जो कहां से आएगी, मच्छर में, क्योंकि हमने कहा मच्छर में ही इसका जो मादा एनाफिलीज है उसी में इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइट है, इस तक पहुंचेंगे हम क्योंकि हम साइकिल चलाएंगे अभी। ठीक है, ये जब काटती है और अगर इसके लार में स्पोरोजोइड है और वो आप तक पहुंच गए हैं, तो फिर आपका बेड़ा गर्क है। ठीक है, चलो स्पोरोजोइड देख लेंगे अभी कैसा दिखता है, इसको बताएंगे आपको। मादा एनाफिलीज द्वारा स्पोरोजोइड मनुष्य के रक्त में छोड़ना निवेशन कहलाता है या इंक्यूबेशन कहलाता है, कि मादा एनाफिलीज जब मनुष्य के रक्त में ये स्पोरोजोइड छोड़ देती है, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निवेशन। निवेश करना है ना, बोलते हैं ना शेयर बाजार में निवेश किया, निवेश करना मतलब देना किसी को, तो हमने भाई क्या कर दिया, मच्छर ने इंक्यूबेशन कर दिया है, कहलाता है। यह संक्रमण या संक्रमित मादा एनाफिलीज के काटने से होता है। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई होगी आई होप। ये देखो, ये हमारा हाथ है, मादा एनाफिलीज आई बो 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 करती करती, और ये इसने अपनी तीखी चोंच जो इसकी होती है मच्छर की, वो आपके अंदर डाली।
इसके सलाइवा में, मतलब इसके लार में, लार को क्या बोलते हैं, सलाइवा, जो कि क्या लिए हुए हैं, स्पोरोजोइट लिए हुए हैं। जैसे ही काटा, स्पोरोजोइट को आपके अंदर डाल दिया। ठीक है, स्पोरोजोइट कैसे होते हैं, हंसियाकार होते हैं। हंसिया मतलब हंसने वाला नहीं, वो सिकल सेल एनीमिया में बताया था ना, हंसियाकार जो ऐसे शेप के होते हैं, है ना, दांते जैसे, खेतों में दांता काटते हैं ना, वैसे इस साइड, इस शेप के, वो आपके अंदर क्या कर देती है, ट्रांसफर कर देती है, जो इसकी लार में लेकर घूमती रहती है ये। और उसी को हम क्या कह रहे हैं, निवेशन। यहां से शुरू हो रहा है भाई साइकिल। ठीक है, अगर आपको पूछे प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र बताओ, तो यहीं से शुरू हो रहा है वो जीवन चक्र। उससे पहले की कहानी हमें लिखनी पड़ेगी 1-2 लाइन कि भाई कहाँ कितने होस्ट होते हैं, कैसे होते हैं, वो तो थोड़ा बहुत आपको लिखना पड़ेगा, सारा नहीं लिखो लेकिन थोड़ा तो लिखना है। मलेरिया का संक्रमण मनुष्य में निम्न विधियों द्वारा होता है, कि कौन कौन सी स्टेजेस है। पहली जो हमने बात की अभी, निवेशन, जिसमें क्या होता है, संक्रमित मादा के काटने से। दूसरा, संक्रमित व्यक्ति के द्वारा रक्तदान करने से। भाई एक तो मेन हो गया जिसमें मच्छर ही काट जाए आपको, इतना ही बैड लक आप लेकर आए हैं। दूसरा कि अगर आप कहीं से ब्लड डोनेशन लेकर आए हैं, मतलब देकर नहीं, लेकर, कि आप में खून की कमी हो गई, आप गए, भाई मुझे कोई खून दे दो, खून दे दो, खून दे दो, फिर किसी ने आपको खून दे दिया, बिना चेकअप कराए दे दिया उसको, उसके अंदर ऑलरेडी मलेरिया के जो थे वो प्लाज्मोडियम बैठे हुए थे और आप में भी आ गए, तो एक ये रीजन हो सकता है। संक्रमित मां से गर्भस्व शिशु को अपरा यानी कि प्लेसेंटा द्वारा, इसे कंजेशियल मलेरिया भी कहते हैं, कि भाई अगर लेडी प्रेग्नेंट है और उसको मलेरिया हो गया है तो उसके प्लेसेंटा से क्या हो सकते हैं, वो प्लाज्मोडियम ट्रांसफर हो सकते हैं, कहाँ पे, बेबी के अंदर। ठीक है, तो उसको क्या बोल देंगे, कंजेशियल मलेरिया। ये 3 तरीके हैं जिससे मलेरिया आपको हो सकता है। ठीक है, उसमें सबसे फेमस तो यही है। ये तो आप कभी कहाँ जाओगे, है ना, कभी कभार कहीं चले गए डोनेशन लेने और खुदा न करे आपको ज़रूरत भी पड़े इसकी। चलिए अब बात करते हैं दूसरी स्टेज की, स्पोरोजोइड जो हम कह रहे हैं। फोटो लगाया है मैंने, ये माइक्रोस्कोप का फोटो है, आपको दिख रहा है ये वाला, ये है स्पोरोजोइड। ठीक है, कुछ इसी शेप का होता है ये, ऐसे हंसियाकार, एक केंद्रक है इसमें, और यहाँ पे कुछ माइक्रो ट्यूब्यूल्स होते हैं जो चूसने के काम आते हैं। ठीक है, हमारा ब्लड चूसने के। हालांकि आपको इसका स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, सिर्फ आपको स्टेजेस याद करनी है। यह प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था है। यह 6 म्यू से 15 म्यू लंबा हंसिये आकार का या तुर्कुकार, जिसको हम स्पिंडल शेप भी कहते हैं, होता है। ठीक है, स्पिंडल शेप बोलो, या देखो ये तो हंसिया हो गया, स्पिंडल शेप कैसा होता है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जनरली हंसियाकार ही आपको दिखेगा। अब आप ये साइज वाइज इसकी याद नहीं रखना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए मैंने गोला भी नहीं किया, जनरल बात है। आप सिर्फ इतना भी लिख देंगे कि ये प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था है और ये हंसियाकार होता है, दूसरा वाला शेप भले ही ना लिखे तो भी काम हो जाएगा। ठीक है, चलो, स्पोरोजोइड लगभग आधे घंटे तक रक्त में रहने के बाद, कितनी देर, आधे घंटे, जैसे मच्छर काटा आधे घंटे बाद क्या होगा, यकृत कोशिका यानी कि लिवर में पहुंच जाता है, क्योंकि इनका मुख्य भोजन यकृत में संग्रहित ग्लाइकोजन होता है। क्या खाना है इनको, ग्लाइकोजन खानी है, तो कहाँ जाएंगे ये, लिवर में। अब आप बोलेंगे क्यों, क्योंकि आपका मैक्सिमम ग्लाइकोजन लिवर में संग्रहित होता है। हम ये बोलते हैं कि हमारा जो भोजन है वो ग्लाइकोजन के रूप में कोशिकाओं में संग्रहित होता है, लेकिन ये सारा ग्लाइकोजन कौन कलेक्ट करके रखता है, लिवर। दूसरे में भी होता है लेकिन सबसे ज्यादा संग्रहण कहाँ होता है, लिवर के अंदर होता है। तो ये वहां पहुंच जाते हैं, वही बोलते हैं ना कि बैंक लूटना है तो क्या लूटोगे, कैशियर के पास तो कम पैसे होंगे, लॉकर लूटेंगे जहाँ पे सोना चांदी सब पड़े हैं, तो भाई ये लॉकर लूटने चला जाता है बैंक का। आप बोलेंगे मैम आप कोई, है ना, ऐसी क्रिमिनल टाइप की थ्योरी से ही क्यों समझाते हैं, है ना, क्योंकि सीआईडी देखा है ना तो माइंड में वही चीजें आती रहती है। स्पोरोजाइट यकृत में प्रवेश कर यकृत कोशिकाओं की कोशिका द्रव्य का भक्षण करता है।
ठीक है। यकृत की जो कोशिकाएं हैं वहां पे कौन पहुंच चुके हैं, स्पोरोजोइट पहुंच चुके हैं, और अब वो यकृत की कोशिकाओं में ग्लाइकोजन खा रहे हैं, क्योंकि ग्लाइकोजन है कहाँ, कोशिका द्रव्य में। यकृत की जो कोशिका है उनमें कोशिका द्रव्य के अंदर ग्लाइकोजन पड़ा हुआ है, वो खा रहे हैं। यह गोलाकार व बड़ा हो जाता है, खाया और ऐसे कप्पा हो गया भाई, उस अच्छे से उसको ग्लाइकोजन मिल रहा है, फूल फूल के मोटा गोल हो जाता है। जो अभी हमने हंसियाकार देखी ना, उससे ऐसा गोल हो जाता है। ये देखो, ये वैसे तो ये आरबीसी है, ठीक है, यकृत की कोशिका नहीं है, लेकिन आपको ये अंदर दिख रहे हैं पर्पल कलर के, ये स्पोरोजोइट का दूसरा फॉर्म है, जिसको अभी हम बात करेंगे शाइजोइंट। ये शाइजोइंट है, ठीक है। फूल जाते हैं ये खाना खा खा के, किस में परिवर्तित हो जाते हैं, शाइजोइंट में बदल जाते हैं। ये स्टेज आपको याद रखनी, जो जो स्टेजेस के नाम आ रहे हैं आपको याद रखने पड़ेंगे। अब ये 45 आप चाहें तो याद रखें, नहीं तो भूल जाए, ठीक है। सिर्फ आपको बताना है कि साइज बड़ा हो गया। देखो पहले 6 से 5 था, 6 म्यू मान सकते हैं, 6 से 15 म्यू, अभी 45 का हो गया है ना, वेट बढ़ गया है इसका, साइज बढ़ गया है इसका। शाइजोंट में अब द्विविखंडन होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि शाइजोंट अपनी संख्या में वृद्धि कैसे करेंगे। भाई स्पोरोजोइट तो गिनती क्या आए होंगे, 2, 4, 6, 12 आए होंगे। अब इनको तो अपनी जनसंख्या बढ़ानी है, ठीक है। और मनुष्य में हमने कहा ये अलैंगिक जनन करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, मनुष्य के अंदर आ चुके हैं। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी कौन सा मेथड है इनके पास, बाइनरी फिजन, द्विविखंडन, जिसको हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। क्या है बाइनरी फिजन, फिर से समझा देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये शाइजोइंट है, इसमें क्या होगा भाई, क्लीवेज होगा, मतलब यहाँ से ये क्लीवेज होगा, अंतर्लवन, और शाइजोइंट किस में बदल जाएंगे, 2 शाइजोइंट में बदल जाएंगे। फिर ये 2 आगे जनन करेंगे 4, फिर 2 आगे जनन करेंगे 4, ऐसे अपनी संख्या में क्या करते जाएंगे, वृद्धि करते जाएंगे। तो बाइनरी फिजन करते हैं, जैसे ईस्ट करता है। शाइजोंट में होने वाले इस बहुविखंडन को शाइजोगोनी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। भाई शाइजोंट याद कर लिया तो शाइजोगोनी याद कर सकते हो कि शाइजोंट किस विधि द्वारा जनन करते हैं, द्विविखंडन विधि द्वारा। कहाँ करते हैं, मनुष्य में करते हैं, ठीक है। और इस विधि को क्या कहते हैं, शाइजोगोनी। चलिए नेक्स्ट है, ये अंत में यकृत के रक्त पात्रों में मुक्त हो जाते हैं, ठीक है। भाई यकृत में इनका खाना पीना हो गया, इन्होंने जनन भी कर लिया, मस्त संख्या में वृद्धि भी कर ली। अब ये सोचेंगे चलो बहुत बोर हो गए, छुट्टियां मनाने आरबीसी के पास जाते हैं। यकृत को तो खा ही चुके हैं भाई, इनका तो ये मकसद है ना, हमें तो इसके अंदर ही रहना है। अगर यकृत खा लेंगे पूरा तो भाई इंसान तो अभी मर जाएगा, अभी फाइल से लट जाएगी, तो थोड़ा उसको बख्श देते हैं कि भाई जिंदा रहने जितना लिवर इसके पास रहने दो। अब आरबीसी पे अटैक करते हैं, तो ये कहाँ चले जाते हैं, रक्त पात्रों में, मतलब ब्लड साइनस में चले जाते हैं, जहाँ पे आरबीसी रहती है। ब्लड साइनस कहाँ होता है, बॉडी के अंदर ऐसे बहुत सारे कोटर बने होते हैं, छोटे छोटे ऐसे कोष्ठ बने होते हैं, जहाँ एक साथ काफी ब्लड इकट्ठा होता है लिवर के अंदर, उसको बोलते हैं ब्लड साइनस, ठीक है। इन मुक्त क्रिप्टोमीरोजोइट्स को, अब ये क्रिप्टोमीरोजोइट क्या है, ये आपको खाने को दौड़ रहा होगा, यहीं पे बता दूं, ये जो शाइजोंट है इससे जो भी बन रहे हैं ये छोटी मुकले, ये द्विविखंडन से इसको बोलते हैं क्रिप्टोमीरोजोइट। और आप ऐसे भी कह सकते हैं कि लिवर से ब्लड में आने के बाद जो स्टेज कही जाती है वो क्या स्टेज है, क्रिप्टोमीरोजोइट, ठीक है। समझ में आ गया होगा आई थिंक। इन मुक्त क्रिप्टोमीरोजोइट्स में कुछ आरबीसी को संक्रमित कर रक्ताणु चक्र क्या है अभी समझाती हूँ, इरिथ्रोसाइट चलाने लगते हैं। आरबीसी में हीमोग्लोबिन को अपना भोजन बनाते हैं। आरबीसी में किसको खाएंगे, हीमोग्लोबिन को, ठीक है, और आकार में बड़े हो जाते हैं। इसे अब ट्रोफोजोइट्स कह देते हैं, और बड़े हो गए।
पहले तो बड़े थे और बड़े हो गए, अब इस स्टेज को क्या कह देंगे, ट्रोफोजोइड कह देंगे। यह प्लाज्मोडियम की वयस्क अवस्था होती है, बड़े हो गई भी, बच्चा बड़ा हो गया। स्पोरोजोइड छोटा था, अभी बड़ा हो गया है, ट्रोफोजोइड्स बन गया है। स्पोरो ट्रोफो याद हो जाएगा, स्पोरोजोइड उससे बड़ा हो गया ट्रोपोजोइड, बीच में 2 स्टेज आ गई है, एक शाइजोन और एक क्रिप्टोमेरोजोइड। ठीक है, इनमें रक्त या इनमें खाद्य रिक्तिकाएं होती है, मतलब फूड वैक्यूल होती है। क्या होती है फूड वैक्यूल? खाने को पचाने के लिए जो रिक्तिकाएं होती है, जैसे अमीबा में भी हमने देखी थी खाद्य रसधानियां, वैसे इनके पास भी है। अब बात करते हैं रक्त चक्र की। ये रक्त चक्र क्या है? कोई फिल्म का नाम नहीं है रक्त चक्र, वो आपने गाना तो सुना ही होगा, है ना, वो वाला नहीं है, ये है कुछ सिमिलर सा। क्या है कि भाई ये एक आरबीसी पे अटैक करते हैं। कौन? मीरोजोइड। ये मीरोजोइड गए इनके अंदर। अब ये मीरोजोइड को क्या काम है भाई, ये क्या करेगा, एक आरबीसी पे गया, उसका हीमोग्लोबिन खा लेगा और हीमोग्लोबिन को तोड़ देगा। हीमोग्लोबिन को किस में तोड़ेगा? जिससे वो बना हुआ है, एक तो हीम में और एक ग्लोब्यूलिन प्रोटीन में, ग्लोबिन प्रोटीन में, इसी से बनती है हीमोग्लोबिन, तोड़ देगा। ठीक है, अब ये प्रोटीन को तो खा जाता है, लेकिन तोड़ने के बाद जो हिम बचता है वो इसी के अंदर जमा होता रहता है, ठिचक जमा होता रहता है। प्लस इसकी संख्या में वृद्धि भी बढ़ी, यहाँ पे भी ये द्विजनन कर रहा है, द्विविखंडन कर रहा है, बाइनरी फिजन तो कर ही रहा है, तभी संख्या में वृद्धि कर रहा है। अब एक आरबीसी को खाया इसने, कितना खाएगा? जितना उसमें हीमोग्लोबिन होगा उतना ही खाएगा। अब क्या करेगा? दूसरी आरबीसी पे अटैक करेंगे ये, नेक्स्ट, फिर तीसरी पे करेंगे, फिर चौथी पे करेंगे, इस तरह नेक्स्ट आरबीसी पे अटैक करते जाएंगे, तो आरबीसी से आरबीसी पे जाते जाएंगे। इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं? रक्ताणु चक्र, यानी कि इरिथ्रोसाइटिक साइकिल। ठीक है, ऐसा इनमें क्या करता रहेगा? चक्र चलता रहेगा, बहुत टाइम तक आरबीसी को खाते रहेंगे जब तक इनका पेट नहीं भर जाता। और एक और चीज होने वाली है कि भाई मैंने कहा कि ये हीमोग्लोबिन को तोड़ तो देते हैं, अब क्या होता है, हीमोग्लोबिन को खाते रहने की वजह से क्या हो जाएगा भाई, आप भी अगर खाते रहेंगे तो एक दिन आपका पेट फूट जाएगा। इनके साथ भी होता है, लेकिन इनका पेट फूटता नहीं है, इनके साथ कोई दूसरी चीज होती है। अधिक हीमोग्लोबिन के भक्षण के कारण ट्रोफोजोइड के मध्य एक बड़ी असंकुचनशील रिक्तिका बन जाती है। असंकुचनशील का मतलब, एक हमने अमीबा में पढ़ी थी, पैरामीशियम में पढ़ी है, क्लास 11th में पढ़ के आए हो, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है जो अपना शेप चेंज करता रहता है, वो संकुचित होता है फिर रिलैक्स होता है, संकुचित होता है फिर रिलैक्स होता है। ये ऐसी नहीं है, ये एक बार बन गई वैसी की वैसी रहेगी। क्या हालत हो जाती है इसकी जरा सुनो। वो जो ट्रोफोजोइड होता है, जो ट्रोफोजोइड है ना, वो बहुत आरबीसी खा लिया, हीमोग्लोबिन खा के पोंगा बन गया। अब क्या होगा, इसके बीच में ऐसी रिक्तिका बन जाती है। ये वो खाद्य जो रसदानी थी ना, वही अब क्या बन जाती है? नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बन जाती है, यानी कि असंकुचनशील, मतलब संकुचित नहीं होगी, वैसी एक वैक्यूल बना देता है। वैक्यूल क्या है? वैक्यूल एक बबल लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, वैसे खाली ही रहता है, हवा ही रहती है उसके अंदर, तो ये बना दिया। तो इसका संरचना कैसे हो जाती है मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा ट्रोफोजोइड था, ये बाहर, अब वैक्यूल बन गया, न्यूक्लियस कहाँ जाएगा? वैक्यूल ने सारी जगह घेर ली, तो न्यूक्लियस कहाँ? एक तरफ बेचारा पड़ा है यहाँ पे, ये लो ऐसे। अब ये आपको कुछ सिमिलर सा इफेक्ट दे रहा होगा, अंगूठी जैसा, रिंग जैसा, जैसे अंगूठी होती है ना, बीच में ये और ऊपर नगीना, ऐसा इफेक्ट देता है। तो इसीलिए इसको रिंग स्टेज भी कहते हैं, या मुद्रिका अवस्था, अभी बात करेंगे इसकी। वैक्यूल बन जाता है, इसमें कोशिका द्रव्य केंद्रक परिधि पर चले जाते हैं या परिधि पर पाए जाते हैं। भाई वैक्यूल बन गया है तो सब कुछ अब साइड में चला जाएगा, इसीलिए इस अवस्था को मुद्रिका अवस्था या सिंगनेट रिंग स्टेज कहते हैं। ठीक है, सिंगनेट रिंग स्टेज, रिंग जैसी बन जाती है ये। मुद्रिका रिंग को हम अंगूठी कहते हैं, मुद्रिका भी कहते हैं। अंगूठी भी आप किसी बुक में पढ़ सकते हैं, अंगूठी अवस्था भी लिखा हुआ है।
तो ये भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। समझ में आ गई बात? ज्यादा हीमोग्लोबिन खा लिया इसने, अजीर्ण तो होना ही था इसको। अब ये पूरी तरह से धाप चुका है खा खा के। ठीक है, यहां तक इसकी स्टेज कहां पर रहेगी, इंसानों तक रहेगी। अब इसका पेट भर गया है, इसको लग रहा है कि अभी और ज्यादा मैंने हीमोग्लोबिन खाया तो मेरा क्या हो जाएगा, राम राम सत्य हो जाएगा। अब ये इंतजार करता है कि कोई मच्छर इंसान को वापस से काट ले, और वो भी कौन सा वाला, एनाफिलीज वाला। अब देखो ये भी लक है, वरना उससे पहले आप जो दवाई खा रहे हैं उससे तो वो मर ही जाएगा। ठीक है, वो तो एंटीबायोटिक्स आप खाओगे तो मरेगा ही, लेकिन उससे पहले ये सोचता है कि कोई मच्छर आ जाए। तो भाई दूसरा साइकिल शुरू हो गया इसका, कहाँ पे, मच्छरों में। पहला हमने इंसानों में बात की, ये दूसरा हम बात कर रहे हैं मच्छरों में। अब मच्छरों में जा रहा है वापस, मच्छर से आया है वापस मच्छर में जा रहा है। जब मच्छर मनुष्य को काटता है और रक्त चूसता है तो युग्मक जनन गैमेटोसाइट मच्छर की आहार नाल के क्रॉप भाग में पहुंच जाते हैं। अब ये गैमेटोसाइट क्या है बता रही हूं। अंगूठी अवस्था, क्योंकि मैं फिर से बोलूंगी, ये इसीलिए स्टेज गायब है बीच की, क्योंकि आपकी सिर्फ लाइफ साइकिल बोला है, स्टेजेस के बारे में आपको पढ़ना ही नहीं, स्टेजेस को डिटेल में नहीं पढ़ना है। इसीलिए जो एनसीईआरटी जितना बोल रही है उतना ही हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैंने ऐड कर दिया है, मैं आपको इसीलिए बीच का समझा देती हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ये रिंग वाली जो स्टेज थी, ये धाप गया। अब ये धापा ये इंतजार कर रहा है कि क्या हो जाए भाई, कोई मच्छर आ जाए और काट जाए। उससे पहले ये तैयारी करके रखता है, क्या तैयारी करके रखता है, ये इन कोशिकाओं से युग्मक बना लेता है, गैमेट बना लेता है। अब गैमेट कैसे बनेंगे, गैमेट कैसे बनेंगे, नर व मादा युग्मक। ठीक है, गैमेट तो दो ही होते हैं, या तो नर या मादा। तो ये गैमेट बना बना के रख देता है, इस स्टेज को हम बोलते हैं गैमेटोसाइट। ठीक है, यानी कि ये अर्धसूत्री विभाजन शुरू हो गया। गैमेट कैसे बनते हैं सबको पता है ना, अर्धसूत्री विभाजन से बनेंगे। अभी तक तो कौन सा साइकिल चल रहा था, अलैंगिक चक्र चल रहा था, जब तक कि वो द्विविखंडन से विखंडित हो रहा था। अब उसने लैंगिक चक्र की शुरुआत कर दी है और गैमेट बना के रख दिए। अब कुछ का मानना है, देखो कुछ बुक्स ऐसे बोलती है कि भाई ये गैमेट जैसी संरचना बना के रखता है और वहां पे जाके गैमेट बनते हैं। कुछ तो ये कहती है, कुछ ये कहती है कि गैमेट बना के रखता है और मच्छर इसको काट लेता है, फर्टिलाइजेशन मच्छर में होता है। तो दोनों ही कहानियां अपने अपने आप में सच है, क्योंकि देखो मच्छर है, उसका कोई फिक्स तो है नहीं कि नहीं पहले से गैमेट, कोई भी स्टेज पे जब मच्छर काटा उसको मौका मिला अंदर चला जाएगा। अब गैमेट बने नहीं बने, है ना, वैसे मैक्सिमम जो है वो गैमेटोफाइट स्टेज पर ही क्या होते हैं, जाते हैं। ठीक है, तो गैमेटोसाइट मच्छर की आहार नाल में पहुंच जाते हैं। अब मच्छर की आहार नाल में एक संरचना होती है क्रॉप, है ना, थैली जैसी संरचना होती है जिसको कहते हैं क्रॉप। पढ़ी है या आपने, जब आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा तो पढ़ा है कि कुछ इंसेक्ट्स में, कुछ पक्षियों में और मुर्गी वगैरह में स्टमक के अलावा भी एक छोटा सा थैली जैसी संरचना होती है जिसको क्रॉप कहते हैं, है ना, एक्स्ट्रा चीज होती है स्टमक के अलावा, उस वो क्रॉप है, भाग में पहुंच जाता है और युग्मकों का निर्माण करता है। देखो कई बुक्स कहती है वहीं करके आता है और कई कहती है कि उससे पहले वाली स्टेज बन जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, गैमेटोसाइट। मतलब गैमेटोसाइट बना के रखता है ये। अब ऐसे आप इसको समझ सकते हो कि देखो हम जब स्पर्म बनाया था हमने, या हमने ऊगोनिया बनाए थे, तो उसमें बहुत सारी स्टेजेस होती है भाई। स्पर्म में पहले तो स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं, स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्म बनता है ना। ऐसा ही कुछ इनके साथ भी हो रहा है भाई। इन्होंने आधी स्टेज यहाँ बना के रखी हुई है गैमेटोसाइट की, बाकी आधा जो युग्मक है आगे की स्टेज है वो यहाँ पे जाके कंप्लीट करेंगे, यानी कि क्या कर देते हैं, युग्मक बना लेते हैं, युग्मक का निर्माण करते हैं। युग्मकों का निर्माण व निषेचन की क्रिया मादा एनाफिलीज में होती है। ठीक है, मादा एनाफिलीज के क्रॉप में। अब मादा एनाफिलीज में आ गई है,
मच्छर में यह चक्र 10 से 20 दिन में पूरा होता है। कैसे, जरा सुन लो। ये मच्छर की आहार नाल है, यहां पे कौन आ गए हैं, गैमेटोसाइट्स। इन गैमेटोसाइट ने क्या बनाया, इन गैमेटोसाइट ने नर व मादा बना लिए, मतलब गैमेट बना लिए, नर व मादा। तो मैं इसको येलो से बना दूं। इनमें क्या होगा, इनमें निषेचन कहाँ हो रहा है, ये सब क्रॉप के अंदर ही हो रहा है। क्रॉप में युग्मक कोटबिद बन गया, युग्मनज बन गया, मतलब जाइगोट बन गया। अब ये जो जाइगोट है ये क्या बना लेगा, स्पोरोजोइड बना लेगा। क्या बना लेगा, स्पोरोजोइड। और यही तो वो स्पोरोजोइड है जो मच्छर के काटने से हम में आते हैं। ये स्पोरोजोइड ये क्रॉप में नहीं रहते, ये स्पोरोजोइड यहां से कहां चले जाते हैं, मच्छर की सलाइवा में। कहां पे चले जाते हैं, लार में। लार में जाकर पड़े रहते हैं। ठीक है, जैसे ये किसी को काटेगा ये स्पोरोजोइड उसमें ट्रांसफर हो जाएंगे। चक्र पूरा हो गया। युग्मक जनन से जाइगोट से स्पोरोजोइड बनाएंगे और स्पोरोजोइड वापस वही साइकिल चलता रहेगा। अब जरा इसको समझ लो। बीजाणु जनन, ये वही बात कर रहा है युग्मनज से स्पोरोजोइड बनाने की विधि। ठीक है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, स्पोरुलेशन। ऊशिष्ट अमाशय की भित्ति में पोषण ग्रहण करके 5 से 6 गुना बड़े हो जाते हैं और इनके केंद्र में उत्तरोत्तर समसूत्री विभाजन। अब विभाजन कैसा हो रहा है, जाइगोट बन गया है, जाइगोट से समसूत्री विभाजन होता है, वह क्या बन जाएंगे, स्पोरोजोइड बना लेते हैं। ठीक है, और स्पोरोजोइड कहाँ चले जाएंगे, लार में। अब ये जो आपकी एनसीईआरटी बुक में डायग्राम है उससे हम एक बार समराइज कर देते हैं इसके चक्र को। ये हाथ है, बेचारा खुश था इंसान, उसको काटा मच्छर, जैसे ही काटा उसने क्या ट्रांसफर कर दिए, स्पोरोजोइड ट्रांसफर कर दिए। स्पोरोजोइड कहाँ चले गए, लिवर के अंदर। लिवर की कोशिकाओं में ग्लाइकोजन खाए 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 और किस में बदल गए, शाइजोन्ट में। ठीक है, शाइजोन्ट में बदले। शाइजोन्ट बनने के बाद इन्होंने शाइजोगोनी की, मतलब अपनी दादागिरी की और अपने द्विविखंडन से संख्या में वृद्धि की। संख्या में वृद्धि के बाद ये कहां चले गए, संख्या में वृद्धि के बाद ये आरबीसी में चले गए। ठीक है, लिवर से आरबीसी में, आरबीसी में जाने के बाद इन्होंने हीमोग्लोबिन ठूसा हमारा। हीमोग्लोबिन ठूसा तो वही ट्रोफोजोइड आई, ट्रोफोजोइड के बाद क्रिप्टोजोइड आई, क्रिप्टोमीरोजोइड आई। क्रिप्टोमीरोजोइड के बाद इनको लगा कि अब ज्यादा खाया तो अजीर्ण हो जाएगा, तो इन्होंने क्या सोचा कि भाई चलो लैंगिक जनन की तरफ आगे बढ़ते हैं, है ना, और जनन करते हैं। तो इन्होंने नेक्स्ट स्टेज बना दी जिसमें ये क्या करेंगे, अब लैंगिक जनन की तैयारी के लिए इन्होंने क्या बना दिया, गैमेटोसाइट्स बना दिए। और ये क्या बता रहा है, ये वो आरबीसी साइकिल बता रहा है जिसको हम बोल रहे हैं रक्ताणु चक्र, है ना। चक्र चल रहा है, एक आरबीसी को किया, फिर दूसरे को किया, फिर तीसरे को किया, फिर चौथे को किया, ऐसे सारी आरबीसी को खा रहे हैं। फिर आ गए यहाँ पे, ये देखो मैंने आपसे कहा कई बुक्स में दे रखा है कि मच्छर के अंदर गैमेट बनते हैं और कई बुक्स दे रखी है कि मच्छर मादा एनाफिलिस में जाने से पहले ही गैमेटोसिस हो जाता है। आपकी एनसीईआरटी बुक भी यही कह रही है जो मैं कह रही थी, क्या कि इसने गैमेट बना लिए। ये देखो 2 गैमेट है, फीमेल और मेल। अब ये वाला जो साइकिल है, ये जो लाइन है ये वाली आपको दिख रही हो काली कलर की, ये इतना पार्ट कहाँ हो रहा है, मनुष्य के अंदर, ह्यूमंस के अंदर हो रहा है। ये हमारे गैमेटोसाइट है, गैमेटोसाइट ने 2 बना लिए गैमेट, फीमेल और मेल। जैसे ही मच्छर ने आपको फिर से काटा तो ये गैमेटोसाइट कहाँ चले गए, मच्छर की क्रॉप में। ये देखो यहाँ पे हो रहा है मच्छर की क्रॉप में निषेचन, फर्टिलाइजेशन, ये एग और उससे जुड़ा हुआ स्पर्म। वही चीज है सेम कि भाई गैमेट तो बन गए लेकिन ये गैमेट स्पर्म और वैसे थोड़ी दिख रहे हैं, इनमें अभी चेंजेस होंगे। वो चेंजेस कहाँ होंगे, मादा के अंदर। जो सारे स्टेजेस हम पढ़ते हैं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताई कि मेन एग और स्पर्म बनने की क्रियाविधि, गैमेट बनने के बाद से ये बन गए। क्रॉप में क्या हुआ, इन्होंने जाइगोट बनाया, जाइगोट में बहुत सारे समसूत्री विभाजन हुए, समसूत्री विभाजन से इनमें क्या बन गए, स्पोरोजोइड। और कितना टाइम लगा इनको ये करने में, 10 से 20 दिन। उसके बाद इन्होंने कहाँ ट्रांसफर कर दिया,
इन सबको इसके लार में, यानी कि इसकी सलाइवरी ग्लैंड में। लार कहाँ से निकलेगी? लार ग्रंथियों में। तो लार ग्रंथियों में ट्रांसफर कर दिया। अब जैसे ये किसी और मनुष्य को या उसी को काट ले तो फिर से क्या हो जाएगा? उसको मलेरिया हो जाएगा और ये साइकिल चलता रहेगा। इतना पार्ट मच्छर का है और इतना पार्ट जो है मनुष्य का है। इसीलिए मनुष्य को हम प्राइमरी क्या कह रहे हैं? होस्ट कह रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट वो हमारे पास ही है। मच्छर में तो थोड़े टाइम के लिए, थोड़े टाइम इन द सेंस की थोड़ी स्टेजेस के लिए। इसीलिए मनुष्य में चाहे अलैंगिक जनन हो रहा है लेकिन फिर भी हम उसे प्राथमिक होस्ट यानी कि प्राइमरी होस्ट या प्राथमिक परपोषी कह रहे हैं। ठीक है, अब आप इसको अच्छे से समझ लेंगे। आपको यही डायग्राम बनाना है। ज़्यादा जैसे कि मैंने कहा आप दूसरे की स्पोरोजोइड की संरचना और ये थोड़ा थोड़ा आप ऐड कर सकते हैं, जो कि जैसे मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ कर करके बता दिए जहाँ जहाँ मुझे लगा कि आप वो अंगूठी वाली चीज़ बना सकते हैं। ठीक है, बताने के लिए ये वाली आरबीसी को ऐसे करके बता सकते हैं कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन और ग्लोबिन टूट रहा है। ठीक है, ऐसे ही फिर ये थोड़ा सा एक बना सकते हैं चाहो तो, और हंसियाकार को आप ऐसे बता सकते हैं, ऐसा बना के बता सकते हैं। ये वाला तो बहुत स्लाइड वाला है। इससे ज़्यादा आपको संरचना वरचना पे ध्यान नहीं देना है। मैंने कई बुक्स में पढ़ा, वहाँ पे दे रखा है कि इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है और आहार नाल होती है, 2 केंद्रक होते हैं और 4 भित्तियाँ होती है। कोई मगजमारी आपको करनी ही नहीं है, क्योंकि आपको संरचना के बारे में नहीं बोला है, आपको सिर्फ लाइफ साइकिल करना है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का हमारा जो लेक्चर है वो यहीं पे ख़त्म होता है। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी, इसको अच्छे से याद करना है आपको, क्योंकि बहुत क्वेश्चन बनते हैं और लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन इस पे बनता है, मतलब जो आप बोलते हैं लघुत्तरात्मक और अति लघुत्तरात्मक वाले टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।